एयर मार्शल सईद मोहम्मद खान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जैसा कि अभी ब्रिगेडियर साहब भी फरमा रहे थे कि अब अमेरिका की जानिब से हमला किया गया, ईरान ने रिटेलिएट किया, तो क्या समझते हैं ईरान रिटेलिएट जिस तरह से कर रहा है, ख़ित्ते के दीगर ममालिक के अंदर जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, इससे ईरान के जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ तो ऑलरेडी ख़राब हैं, तो क्या समझते हैं जो दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात जो थोड़े से बेहतर हो रहे थे, हम देख रहे थे कि थोड़ी सी चीज़ें बेहतरी की जानिब जा रही है, अब दोबारा से ख़राबी की जानिब जा सकती हैं, ख़राब हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबीला साहिबा, मैं फैज साहब और ब्रिगेडियर हारिस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करता हूं और उसमें चंद चीजें ऐड करना चाहूँ। जी। देखिए, जो जंगें हैं वो हमेशा 3 फ्रंट्स पे लड़ी जाती हैं। सबसे पहली जो आजकल के दौर में जो सबसे इंपॉर्टेंट जंग होती है वो परसेप्शन मैनेजमेंट की जंग होती है। दूसरी होती है डिप्लोमेटिक लेवल पे लड़ी जाती है और तीसरी मिलिट्री लेवल पे लड़ी जाती है। परसेप्शन लेवल पे और मिलिट्री लेवल पे ईरान हैड वन दिस वॉर आफ्टर 3.5 months। मैं एमओयू से पहले की बात कर रहा हूं जी। लेकिन जो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर दोनों कंट्रीज जो थी वो एट पार थी और दोनों ये चाहती थी कि जब एमओयू साइन हो तो उस एमओयू से कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाल सकें जो अपनी अपनी इलेक्टोरेट के पास जाके वो उसको अपनी विन शो कर सके। लेकिन जब से एमओयू साइन हुआ है मैं समझता हूं कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो बहुत इमेच्योरली बिहेव कर रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप को इतने ज्यादा एक्सियोस और ट्रुथ सोशल के ऊपर पोस्टें नहीं करनी चाहिए, उनको वो जबान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए कि जो ईरान को अपसेट करे, और ना ही ईरानियों को इस तरह बिहेव करना चाहिए जिस तरह वो अभी रिसेंटली बिहेव कर रहे हैं। देखिए, ईरान ने पिछले 1979 से वो सैंक्शंस के अंडर है और उसने अपने कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को इस तरह बनाया था जिसको कॉमन जबान में मोज़ैक कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसका मतलब यह है कि आपके कोई सेंट्रल कमांड नहीं है और आपने अथॉरिटी टू अटैक और यूज वेपन्स आपने लोकल कमांडर्स को दे दिए, आपने एसेट्स उनके डिस्पोजल पे डाल दिए हैं, आपने उनको मोटी मोटी गाइडलाइंस दे दी हैं और वो खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उस वेपन को इस्तेमाल करते हैं जो उनके डिस्पोजल पर है। जंग के दौरान 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान की टोटल मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर दिया था, जो सेंट्रल लीडरशिप थी, तो फिर भी ईरान का कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ या कोलैप्स नहीं किया। लेकिन ये जो अटैक हुआ है 4 दिन पहले जिसपे 3 शिप्स के ऊपर अटैक हुआ है, ये मुझे लगता है कि ये उस कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर की वीकनेस है कि जहां अगर जो सेंटर है तेहरान जो है वो तो पीस डील करना चाह रहा है, लेकिन जो लोकल कमांडर्स हैं उनके पास ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि वो अपने आप को रिस्ट्रेन करें। सो मेरे ख्याल में ईरान को बहुत कुछ लर्न करने की जरूरत है। जहां तक आपने लोकल जो स्टेक होल्डर्स की बात की, नबीला साहिबा, मेरे ख्याल में पिछले 3-4 दिनों में ईरान ने बहुत लूज किया है। जब आयतुल्लाह अली खamenei की बरियल राइट्स शुरू हुए थे 3 जुलाई को, तो पूरी दुनिया जो थी वो ईरान की तरफ देख रही थी और पूरी दुनिया की हमदर्दी ईरान के साथ थी। और हम ये देख रहे थे कि गल्फ कंट्रीज के अंदर भी एक डिवाइड आ गई है। सऊदी अरेबिया, ओमान और कतर जो है वो एक साइड पे खड़े हैं जो ईरान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाह रहे हैं, और यूएई, बहरीन और कुवैत जो है वो दूसरी साइड के ऊपर खड़े हैं और वो वेस्टर्न अलायंस का साथ देना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो उन्होंने ईरान ने 4 दिन पहले हरकत की है अटैक करने की, इससे एकदम जो है हालात जो है या पॉइंट ऑफ व्यू या आप कहें जो जनरल इंप्रेशन है दुनिया में वो ईरान के खिलाफ हो गए। क्योंकि वो जो शिप्स थी, एक तो कतर की शिप थी, दूसरी सऊदी अरेबिया की शिप थी, वो कोई वायलेशन नहीं कर रहे थे अदर देन ईरान की ख्वाहिश के खिलाफ। दे वर यूजिंग इंटरनेशनल वाटर्स जो कि ओमान के वाटर्स थे और वो उधर से गुजर रहे थे और ये उनका हक। अगर आप ये देखें कि ईरानियों ने इस अटैक से कितना लूज किया, 2 सालिस थे उनके जो उनके लिए पूरी दुनिया में ईरानियन पॉइंट ऑफ व्यू को समझाने की कोशिश करते थे। एक कतर है और दूसरा पाकिस्तान। इस अटैक से कतर भी उनसे नाराज हो गया और बाय अटैकिंग सऊदी अरेबिया शिप ईरान ने
पाकिस्तान को भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया, क्योंकि अगर कल सऊदी अरेबिया दूसरी साइड पे खड़ा हो जाता है एंटी ईरान के लिए, तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमारा एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट सऊदी अरेबिया के साथ है। सो बिल्कुल। मेरे ख्याल में जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा और फैज साहब ने भी कहा, बहुत ज्यादा रीत की जरूरत है। आज आयतुल्लाह खामनाई की बरियल प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो गई होंगी। आई एम जी श्योर कि कल परसों जब ईरानियन लीडरशिप बैठेगी, उनको रीथिंक करना चाहिए, और इसी तरह अमेरिकन लीडरशिप को भी रीथिंक करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह पिछले 4 दिन में चीजों ने टर्न लिया है, वो ना अमेरिका के लिए बेहतर है और ना ही ईरान के लिए बेहतर है। अगर कोई कंट्री इस सारी सिचुएशन में खुश होगी तो वो इजराइल होगा, क्योंकि वो देख रहा होगा कि वो जो एक फ्रिजाइल पीस पाकिस्तान ने 2 कम्बैटेंट्स के दरमियान में कराया था, वो बहुत अंडर स्ट्रेन आ रहा है। बिल्कुल मतलब इन दोनों ममालिक को रीथिंकिंग की ज़रूरत है, और जैसे ही ये सारी सूरत हाल थोड़ी नॉर्मल होगी तो यकीनन दोनों फरीक ही बैठकर इस चीज़ को लाजमी करेंगे। फैज साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, अमरीकी सदर के जब भी बयानात सामने आते हैं, क्योंकि जब से हमने देखा है फरवरी के एंड से, जब से ये जंग शुरू हुई है, कभी उनका कुछ बयान सामने आता है, कभी कुछ आता है, पल में तोला पल में माशा हम कह सकते हैं उनको। लेकिन जब भी कोई बयान आता है तो हम इसके साथ देखते हैं कि जो मार्केट्स वैल्यू है वो कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, और जैसे ही उनका कोई मुतज़ाद बयान सामने आता है, स्पेशली जैसे कल हमले हुए, तो हमने दोबारा देखा ऑयल प्राइसेस जो कि नीचे आ चुकी थी, एक बार फिर से दोबारा से बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। तो क्या समझते हैं इन सारी चीज़ों को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल में? ट्रंप अपने बयानात को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो इस तरह का बयान ना दें जिससे फाइनेंशियल क्राइसिस में मज़ीद इजाफा हो? इसका जो आपके सवाल का जो शॉर्ट एंड स्वीट आंसर ये है कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो अपने स्मार्टफोन को और अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, आई डोंट थिंक सो। और उनका एक ज़ाहिर है, ये जो मार्केट्स का जो जिक्र किया, ऑयल प्राइसेस का जिक्र किया, वो एक अहम फैक्टर ज़रूर है उनकी एक फैसला साजी में। लेकिन इससे पहले कि मैं थोड़ा सा और तफसील में जाऊँ, मैं एयर मार्शल साहब और ब्रिगेडियर साहब ने जो बातें की है, मैं वाकई मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत ही एक मुतवाज़िन, खुसूसन वहाँ पर ईरान के नेबरहुड में बैठकर इस तरह से बातें करना और एक अच्छा मैसेज देना ईरानी अवाम को और ईरानी लीडरशिप। मैं यहाँ वाशिंगटन में चूंकि बैठता हूँ, तो जब मैं अगर ऐसी कोई बात करूँ तो मुझ पर तो ज़ाहिर है फ़ौरन ये कह दिया जाता है कि चूंकि आप वाशिंगटन में बैठे हैं लिहाजा ऐसी बात करते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज़ राइट नाउ। देखिए, एक अगेन बहुत ही अहम दिफाई शख्सियात हैं दोनों। मैं तो एक नाचीज़ हूँ इस मामले में, लेकिन एक बहुत अहम उसूल है कि एक अपने आप की जो मिलिट्री एडवांटेजेस होते हैं, उसको आप एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक आउटलुक फॉर योर ओन पीपल एंड फॉर योर ओन कंट्री आपको कैसे कन्वर्ट करें। तो किसी भी लीडरशिप का और मिलिट्री का ये एक बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी वॉरफेयर में। अच्छा, इट्स ऑल्सो द अदर वे अराउंड कि अगर आपको स्ट्रेटेजिक आपको गेन्स होते हैं, तो आप उसको लॉन्ग टर्म मिलिट्री बेनिफिट्स में कैसे तब्दील कर सकते हैं, नॉट नेसेसरली ऑन अ बैटल फील्ड, लेकिन एक अपने दिफाई ओवरऑल अपनी जो एक सलाहियत उसको बढ़ाने में। और मैं समझता हूँ कि ईरान ने इस मामले में एक अपना बहुत जबरदस्त एक, देखिए मास्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि एक ऐसे मौके पे जबकि पूरी दुनिया करोड़ों लोगों को देख रही थी अली खामनाई शहीद साहब के जनाजे की रस्मात को, उनकी आखिरी रस्मात को, और पूरी दुनिया उस पर फोकस थी, हर जगह उसको दिखाया जा रहा था। अमेरिकन चैनल्स में, हालांकि बावजूद जंग के, यहाँ पर तमाम बड़े बड़े चैनल्स वहाँ की तकरीबात को, रस्मात को दिखा रहे थे। ऐसे मौके पर हमला करके पूरा फोकस जो है, बजाय वहां से जो दुनिया को आपको एक तहसीन और तारीफ और हमदर्दियां मिल रही थी, आपने उसको मोड़कर एक जंग की तरफ कर दिया और ये साबित किया कि हम और इसमें यकीनन जो मोज़ाइक स्ट्रेटजी की जो बात की है, तो उसका एक डाउन साइड आपको इसमें नजर आई। अच्छा, अब आते हैं, देखिए इसकी जो आपका सवाल है हमारे प्रेसिडेंट साहब ट्रम्प साहब के बारे में, इसमें कोई शक नहीं है कि वो मार्केट्स को देखते हैं और उसकी बुनियाद पर करते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने अर्ज किया था कि वो खुद बजाते खुद बीइंग फ्रॉम न्यूयॉर्क, ही वाज बोर्न एंड रेज्ड इन न्यूयॉर्क, लिबरल आदमी है, बिजनेसमैन है, वो जंग नहीं चाहते। ये उनके दिल की जो बात है, वो जंग नहीं चाहते। लेकिन जाहिर है कि जो प्रेशर्स हैं यहाँ पर, अगर एक बात वो कहते हैं, दूसरी तरफ से उनके ऐसे ऐसे लोग, देखिए हम तो चंद हजार और चंद लाखों की बात करते हैं। अब उनकी जो मेन यहाँ पर लॉबीज हैं, जूइश लॉबीज एंड इजराइल लॉबीज, उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स
उनको और उनकी कैंपेन को डोनेट किए हैं। एक मिरियम एडल्सन साहबा हैं जो लास वेगास की कैसीनो मुगल या मैग्नेट होती हैं, तो उन्होंने सिर्फ इनकी कैंपेन को $300 मिलियन का डोनेशन दिया था। जो आपका ओरेकल, जो दुनिया की एक बड़ी मशहूर कंपनी है, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी, उसका जो एक बहुत बड़ा बिलियनर ओनर है एलिसन, जिसने अब टिकटॉक भी खरीद लिया है, सीएनएन को भी खरीद लिया है, डिज्नीलैंड को भी खरीद लिया है, ताकि एंटी इसराइल कोई प्रोपेगेंडा ना हो, एंटी इसराइल कोई चीज टिकटॉक पर सामने ना आए। अब वो एलिसन साहब जो हैं वो अगेन बहुत ही क्लोज हैं ट्रम्प से, और मुसलसल उनको और उनकी फैमिली के साथ बिजनेस करते हैं, उनको हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान और फायदा पहुंचाते हैं। और यही वजह है, देखिए, हालत जंग में होने के बावजूद नबीला ज़रा गौर फरमाइए कि सिर्फ ट्रम्प साहब ने बजाते खुद पिछले 1 साल में $1.5 बिलियन कमाए। उनकी फैमिली की बात नहीं हो रही है, उनके बेटों की और बेटी की बात। सिर्फ अलोन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अलोन ही मेड $1.5 बिलियन। तो आप ये सब जो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर आपको वहां पर जो बैठे हुए लोग हैं उनको फैसला करना है। और देखिए इसका नुकसान क्या हुआ। हम ये देख रहे थे कि क्वाड, एक रीजनल क्वाड आपका बन रहा था, तुर्की, पाकिस्तान, कतर और सऊदी अरब, उसमें फिर क्वाड +1 यानी ईरान को भी शामिल करने की बात की जा रही थी। अब ये इन हमलों के बाद, जैसे खुद एयर मार्शल साहब ने फरमाया कि कतर जैसे मुल्क पर आपने हमला कर दिया उसके इंटरेस्ट पे, उसकी शिप से सऊदी अरब को, तो जाहिर है कि वो चीज़ अब वो बैकफुट पर चली गई। अगर जी, इस वक्त आप एक नया ठीक। डॉक्ट्रिन वहां चाहते हैं, नया नॉमेनक्लेचर डेवलप करना चाहते हैं, एक नया सिक्योरिटी स्ट्रक्चर अगर आपको हो जिसमें कि न सिर्फ ईरान एक मजबूत इकोनॉमी, मजबूत एक फौजी ताकत के साथ साथ जी, उसके जो नेबर्स हैं वो अगर खाइफ ना हो ईरान की फौजी पावर से, उसकी बढ़ती हुई मईशत से, तो वो एक बहुत बेहतर हल होगा पूरे रीजन के लिए और बिल्कुल वो एक बेहतर हल बेहतर होगा। आउटकम फैसल साहब, होगा आपका कमेंट आ गया। पाकिस्तान ब्रिगेडियर समेत। हारिस नवाज भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि बार बार ये बात की जाती है ट्रंप की जानिब से भी, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी, कि जंग नहीं चाहते, तो क्या समझते हैं जंग नहीं चाहते, लेकिन वाशिंगटन फौजी दबाव के ज़रिए ईरान को मुज़ाकरात, अपनी मर्जी के मुज़ाकरात पर मजबूर करना चाहता है? लेकिन यही दिस व्हाट इज द टैक्टिक्स। आप वो आपकी पोस्टरिंग देख लें, प्रेशर टैक्टिक्स देख लें, उसके बाद डराना जितना भी उनका होता है कि जब मुआहदा हो रहा था उस वक्त भी इसी तरह स्टेटमेंट आती थी कि मैं कल अटैक कर दूंगा, वी गोइंग टू सॉर्ट आउट, ताकि मुज़ाकरात में कंसेशन लिए जा सके, अपनी मर्जी के मुआहदे किए सके। लेकिन ईरानियन लीडरशिप इज़ वेरी वेरी स्टेबल, वो बहुत सोच समझ के फैसला करते हैं और वो उन्होंने करके दिखाया कि इस पूरे मुआहदे के अंदर दे आर द बेनिफिशरीज। लेकिन देखें ईरान ने सबसे बड़ी गलती क्या की है, व्हाट आई ऑलवेज से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतनी बड़ी एक प्रोफेशनल एक काम किया कि ईरान को और खलीजी ममालिक को समझाया कि प्लीज़ डोंट गो फॉर सेक्टेरियन क्लैश। अगर आप सेक्टेरियन क्लैश करते हैं और खुदा न खास्ता अपने सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो इजराइल का बना बनाया जो एक ख्वाब है वो आसानी से पूरा हो जाएगा, ग्रेटर इजराइल का ये। और फिर उन्होंने इनको आपस में लड़ाने से बचा लिया। और आपने देखा कि जब इजराइल ईरान का मुआहदा हो रहा था अमेरिका के साथ, कितनी दफ़ा सऊदी अरब का डेलीगेशन ईरान गया, कितनी दफ़ा कतर का डेलीगेशन ईरान गया, ईरान के डेलीगेशन सऊदी अरब और कतर गए। आपने एक छोटी सी एक अपनी रिस्ट्रेंट अगर कर लेते यहाँ पर, और आप वार्निंग कर लेते, वार्निंग दे देते, वार्निंग शॉट फायर कर लेते, तो एक अभी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उससे कितना बड़ा फ़र्क पड़ा। दे मस्ट टेलिंग कि अभी मिडल ईस्ट की ओवरऑल जो है ये जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है, सिक्योरिटी डायनामिक्स है, ये चेंज हो जाएगी। इसलिए कि अब खलीजी ममालिक फील कि अमेरिका ने उनको बिट्रेल किया है, उनसे $ट्रिलियन का वेपन एमुनिशन ख़रीदा, यहाँ ला के सारा सॉल्व किया, ईरान का हवा क्रिएट किया, और उसके बाद जब वक्त आया तो वो फील करते हैं कि वो इजराइल की प्रोटेक्शन में चले गए, इनको छोड़ दिया। सो दे आर नॉट लुकिंग टुवर्ड्स डायरेक्शन। पाकिस्तान सऊदी अरब ने स्टैटिक मुआहदा कर लिया, उसके बाद पाकिस्तान जिस प्रोफेशनल तरीके से हमारी एयरफोर्स ने, हमारी ग्राउंड फोर्सेस ने चाइना के जो ये J-17, उसके बाद J-10, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, इंडिया को ज़ीरो करके रख दिया, बिल्कुल पैरालिसिस कर गया उनके फंक्शन में। बिल्कुल ये अब उनको अट्रैक्ट दुनिया ने किया। फिर आपने सब ये सऊदी अरब में जब दुबई में जो एयर शो वहाँ भी दिखाया। सो अब दे आर लुकिंग के जी हमें खुद भी, अभी क्वाड की जो बात हो रही थी, इसके साथ 57 कंट्रीज़ को भी अब सोच रहे हैं कि आप
हर जगह मुसलमानों को मार पड़ रही है। ये जो पैसा खलीजी ममालिक जाके अमेरिका में जो यूरोप में लगा देते हैं और वहाँ जाके वो फ्रीज़ हो जाता है, तो वाई नॉट टू इन्वेस्ट इन दीज कंट्रीज, मुसलमान मुल्कों में जहाँ तुर्किया है, पाकिस्तान है और ममालिक हैं जहाँ हार्डवेयर भी बना रहे हैं, मिलिट्री वेपन सिस्टम भी बना रहे हैं, और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ हैं, बैंक्स हैं, वट एवर स्किल सस्ती है, टेक्निकल बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वाई नॉट टू इन्वेस्ट इट हेयर। तो इसको अब आप कितना आपने धचका लगाया इस चीज़ को, वो उनकी फील होगी। ये ईरान तो दे डोंट बॉदर, बट अब ये सोचें ईरान और खलीजी ममालिक इफ़ देर ऑल टुगेदर, जस्ट सी कितनी बड़ी फोर्स मल्टीप्लायर है अगेंस्ट इसराइल, उसका ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता इसराइल के लिए। तो ये मेरे ख्याल में अभी फील्ड मार्शल ज़रूर इस पर लेकर, बिल्कुल इसराइल का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। एयर मार्शल सईद मोहम्मद खान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि वाशिंगटन फ़ौजी दबाव से अपनी मर्ज़ी के मुज़ाकरात करवाना चाहता है, तो क्या आप समझते हैं अगर ईरान की हम बात करें तो ईरान जिस तरह से जवाबी कार्रवाइयाँ कर रहा है, तो क्या ईरान अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है अपनी जवाबी कार्रवाइयों से, या मज़ीद कशीदगी बढ़ जाएगी? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और इसका ना शॉर्ट आंसर ये है कि कशीदगी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और आप पीस के करीब आने के बजाय आप पीस से दूर चले जाएंगे। देखिए, एक एमओयू के बाद जो सबसे बड़ी जो एक कमी महसूस की जा रही है वो ये है कि जो कॉम्बेटेंट्स हैं उनके बीच में कोई लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, ना ही ऑपरेशनल लेवल पर है और ना ही स्ट्रेटेजिक लेवल पर है। और इस चीज का इजहार जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी और प्रेसिडेंट मसूद पेशकियान ने भी किया। जिस तरह मेरे दोनों फाजिल पैनलिस्ट जो हैं मेरे साथ जो हैं, वो उन दोनों ने इस चीज को यानी कि इस पॉइंट को हाईलाइट किया कि अगर कोई इशू था तो वो उसी वक्त रिजॉल्व हो जाना चाहिए था। जैसे पाकिस्तान और इंडिया हम परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हैं, लेकिन हमारे पास एक हॉटलाइन है बिटवीन द डीजीएमओस। अगर कोई इस तरह की चीज होती है कि जो स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है तो जनरली डीजीएमओस आपस में बात करते हैं और उस सिचुएशन को संभाल लिया जाता है। दिस इज द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एट द ऑपरेशनल लेवल, जी ठीक है ना। और इसी तरह जो फॉरेन ऑफिसर्स होते हैं वो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखते हैं एट द स्ट्रेटेजिक लेवल, ताकि अगर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स और इनको आपस में बातचीत करनी हो तो इमीडिएटली आप जो है बातचीत करके जंग की तरफ ना जाएं, बल्कि इस तरह इंश्योर करें कि पीसफुली वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए। जो मेरे ख्याल में जब अब जो है क्या कहते हैं दोनों जो कॉम्बेटेंट्स हैं, मेन कॉम्बेटेंट्स जो हैं अमेरिका और ईरान, उनको अपने दरमियान लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस को ओपन करना चाहिए और उनको चाहिए कि ये जो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं इनको बजाय यानी कि फोर्सफुली इंगेज करने के इनको टेलीफोन के ऊपर या वक्त की ज़रूरत भी है कि ये दोनों फरीकैन जिनके दरमियान गैप है, एक हम देखते हैं कि वाज़े गैप है और इस गैप की वजह से ही बार बार ये तनाज़ा होता है और तनाज़ा बिगड़ता भी चला जाता है। संभलने की कोशिश की जाती है लेकिन उसके बावजूद भी कोई बेहतरी नज़र नहीं आती। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।